उसके बाद ये तीनों बहुत फेमस है। 1988 टोरंटो में, टोरंटो मतलब कनाडा का राजधानी। 1992 रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का एक शहर है। ये अर्थ सम्मेलन नाम से बहुत फेमस है। पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट नाम से बहुत फेमस है। इसको सामान्य एग्जामों में ये आते ही रहते हैं। 1992 रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। 1997 क्योटो सम्मेलन, क्योटो जापान का एक सांस्कृतिक शहर है। तो इन तीनों जगह 1988, 1992, 1997 टोरंटो, रियो डी जेनेरियो, क्योटो, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। और इन तीनों सम्मेलन का मुख्य निर्णय क्या था? जो ग्रीन हाउस, जो कहना चाहिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है उसका उत्पादन क्या करना था? कम करना था। यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस है, विशेष रूप से कहना चाहिए सीएफसी पर निर्णय लिया गया था, क्योंकि ये तो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, तो जो सीएफसी गैस है या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, उस गैस का उत्पादन को क्या करना था? कम करना था। ये निर्णय इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया था। क्लियर? उसके बाद 2002 डरबन, ये दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। उसके बाद 2011 कतर, कतर एक देश का नाम है। ठीक है, 2002 डरबन और 2011 कतर। यहाँ पर भी कहना चाहिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहना चाहिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर एक कहना चाहिए मंथन किया गया था कि मतलब क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। 2011 के बाद कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हुआ है। और इन सभी सम्मेलनों में जो निर्णय लिया गया है वो वास्तव में फॉलो नहीं होता। यदि फॉलो होता तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाती। क्लियर? इन सब में कहना चाहिए ये 1992 का जो रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन है, 1992 का जो रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का एक फेमस शहर है रियो डी जेनेरियो। यह हुआ था 1992 में। इसको अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। इस सम्मेलन का भी मेन उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करना या फिर उत्पादन को कम करना। इसमें 153 देशों के राष्ट्र प्रतिनिधियों ने साइन किए थे। बाद में यहाँ पर जो निर्णय लिया गया रियो डी जेनेरो में, इसकी सूचना किसको दी गई? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उसमें से एक है इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इनको सूचना दी गई और यूएनईपी ने एक सामान्य सभा में इसको पारित भी किए कि हाँ, यहाँ पर जो निर्णय लिए हैं उसका क्या करना है? पालन करना है। और उसके बाद 5 जून को यह यूएनईपी निर्णय लिया कि 5 जून को मतलब प्रति वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाना है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाना है। तब से कहना चाहिए अब तक प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह देश कहना चाहिए विश्व में सबसे अधिक विकसित देश माना जाता है। यहाँ की टोटल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 4% है। आज की दृष्टि में लगभग 33 करोड़ के आसपास जनसंख्या है वहां का। जो 33 करोड़ जो जनसंख्या है पूरी वर्ल्ड का लगभग 4% है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस है उसके उत्सर्जन में इसका योगदान 26% है। मतलब विश्व में 230 से 240 के आसपास देश है, तो उतने देशों में केवल अमेरिका के योगदान कितना है? 26% है। अब आप सोच सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरे विश्व में कौन सी देश जिम्मेदार है? जो विकसित देश है, चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रशिया हो, क्योंकि विकसित देशों में ही ज्यादा मात्रा में सीएफसी का उत्पादन होता है। ठीक है जी। और विकसित देशों में कहना चाहिए डिफॉरेस्टेशन अधिक हो रहा है, वनों का कटाव भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जहां पर कहना चाहिए फॉरेस्ट अधिक रहेगा वहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो
वास्तव में कहना चाहिए जो वन है उसकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। अनेक पर्यावरण साइंटिस्ट बताते हैं कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखना है तो 33% वन होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह हो गया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की ये हो गया स्रोत और ये हो गया बचाने का प्रयास। यदि कहना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका जाता है तो ध्रुवों में जो बड़े बड़े कहना चाहिए माउंटेन ग्लेशियर है सब पिघल जाएंगे। समुद्र में कहना चाहिए जल का लेवल बढ़ जाएगा और पहले समुद्र के किनारे द्वीप डूब जाएंगे और यही स्थिति रहा। तो आप लोग सोच सकते हैं पूरी जो पृथ्वी है उसके 71% में वाटर, 29% में थल। तो जो 71% है धीरे से 75 हो जाएगा, 75 से 80, 80 से 85, 90, फिर आगे चलकर 100 भी हो सकता है। ठीक है जी। तो यह हो गया आप लोगों का ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। अब इस चैप्टर में केवल कहना चाहिए 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, डिफॉरेस्टेशन और वन संसाधन। उसके बाद कहना चाहिए चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज तक केवल इतना ही, कल पुनः अध्ययन करेंगे जो डिफॉरेस्टेशन है उसको। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए केवल इतना ही। ओके, बाय। अब हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे के अंतर्गत लास्ट ये चैप्टर है और ये लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर दिख रहा है डिफॉरेस्टेशन। ये बहुत ही सिंपल कोर्स है, पर्यावरण के एक सब्जेक्ट है जो पहले एक अतिरिक्त सब्जेक्ट के रूप में था। जब अतिरिक्त सब्जेक्ट के रूप में इस सब्जेक्ट को खत्म किया तो बायोलॉजी के अंतर्गत 5th यूनिट के अंतर्गत लास्ट चैप्टर में रखा गया है। वैसे ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो इकोलॉजी है, ये मूलतः बायोलॉजी का ही सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि ये इकोलॉजी 11वीं के सिलेबस में पहले था और जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसको 12वीं बायोलॉजी में लाया गया है। क्लियर? इसके नाम से क्लियर है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है जी। आजकल हम लोग देखते हैं डिफॉरेस्टेशन बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। आज से हम लोग लगभग 50 साल पीछे जाते हैं या फिर 100 साल पीछे जाते हैं या फिर 20 साल पीछे जाते हैं तो वनों की प्रतिशत बहुत ज्यादा था। आज से 50 साल पहले लोग बाग शाम को घर से नहीं निकलते थे क्योंकि घरों के आसपास वन ही वन था। जहां पर देखते वहां पर वृक्ष ही वृक्ष थे। लेकिन जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जब शुरुआत हुई तो धीरे से कहने चाहिए पूरे विश्व में फैल गई। और आज की स्थिति यह है कि प्रत्येक देश विकसित देश बनना चाहता है। विकसित बनने के लिए अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। आज हमारे चारों तरफ फैक्ट्री ही फैक्ट्री दिखाई देते हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी जिला में देखिए, एक एक जिला में इनकी संख्या 10, 15, 20, 50 तक पहुंच गए हैं। हमारे रायगढ़ जिला में लगभग 50 से अधिक कंपनियां या फिर फैक्ट्रियां स्थित हैं। जबकि कहना चाहिए आप बड़े जिलों में जाकर देखिए, छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए आप रायपुर जिला में जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में आप कानपुर के आसपास जाकर देखिए, नोएडा के आसपास जाकर देखिए, मुंबई की तरफ देखिए, सूरत जाइए, बड़ोदरा जाइए। विदेश जाएंगे तो वहां पर और बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है जी। तो इतनी इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं कि वनों का क्या किया जाता है, कटाव किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्रियां लगाना है तो उसके लिए उनको 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ भूमि चाहिए, क्योंकि कंपनियां बड़ी बड़ी होती है। तो उस आसपास के एरिया में जो पहले वन रहते हैं उसको क्या कर देते हैं, कटाव कर देते हैं। उसके बाद वहां से पॉल्यूशन फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि अधिकांश कहना चाहिए जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्री भी एक प्रमुख कारण है।
ठीक है। तो कहना चाहिए ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जो आगे चलकर कहना चाहिए इसके गंभीर परिणाम उत्पन्न होंगे। अभी से इसका गंभीर परिणाम देखने शुरू हो गए हैं। वर्तमान में हम लोग देखते हैं आए दिन कहीं पर बाढ़ होता है, कहीं पर सूखा होता है, कहीं पर भूकंप, कहीं पर भूस्खलन, ये विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा आती रहती है। ये प्राकृतिक आपदा के वास्तव में क्या कारण हो सकते हैं? एक तो डिफॉरेस्टेशन है और ऊपर से कहना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन। ठीक है, कहना चाहिए प्रकृति ने हमको बहुत अधिक संसाधन दिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। ठीक है, तो जो मानव है अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका अधिक से अधिक दोहन कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ में डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। तो इसी कारण विभिन्न प्रकार के हर वर्ष प्राकृतिक आपदा देखने को मिलते हैं। किसी एरिया में बहुत ज्यादा बाढ़, लोग बाढ़ से परेशान हैं, किसी एरिया में सूखे से, इसी यहाँ भूकंप, तो कहीं पर भूस्खलन, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा, विभिन्न प्रकार के रोग आ रहे हैं। मतलब हमारे इकोसिस्टम में असंतुलन हो गया है। जबकि कोई भी इकोसिस्टम को संतुलित रहने के लिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रत्येक देश में या पृथ्वी में 33% वन होना चाहिए। ठीक है, एक बार यहीं से एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो मैदानी इलाके के लिए लिखा था 33%, और जो पहाड़ी एरिया है वहां के लिए तो 67% चाहिए, 67%। मतलब पहाड़ी एरिया में वनों का प्रतिशत और ज्यादा होना चाहिए, मैदानी इलाके में 33%। ठीक है, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन तेजी से हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन का कारण ये सब है। ठीक है, इनको विशेष रूप से ज्यादा विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी पॉइंट को याद कर लेंगे और उसके बाद इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप सब भी 12वीं 11वीं के स्टूडेंट हो। ठीक है जी, यहाँ पर देखते हैं कॉसेस कारण के अंतर्गत वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। ये स्वाभाविक बात है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसका मतलब फर्स्ट कारण क्या है? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करना। ठीक है, सेकंड है वनों में आग लगना। वनों में आग लगना या तो प्राकृतिक हो सकता है या फिर कृत्रिम भी हो सकता है। आजकल कहना चाहिए कुछ लोग जानबूझकर कहना चाहिए वनों में आग लगा देते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। यदि कहना चाहिए बड़े बड़े वनों में आग लगते हैं तो वन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है वनों के क्षेत्रफल में कमी। डिफॉरेस्टेशन होगा तो वनों के क्षेत्रफल में कमी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश में 33% वन पहले थे, आजकल ये घटते 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 कहना चाहिए 20-21% में आ गया है। इस मामले में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अभी ठीक है। टोटल एरिया का लगभग 44% भाग में वन है। पूरे देश में देखेंगे तो वनों के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है, जहां पर वनों की प्रतिशत या फिर वनों की मात्रा ज्यादा है पूरे स्टेट में। सेकंड स्टेट कहना चाहिए अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे कहना चाहिए अपना छत्तीसगढ़ है। ठीक है जी, उसके बाद है पर्यावरण असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन होने का कारण यही है डिफॉरेस्टेशन और प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा मात्रा में उपयोग करना। तो ये इकोसिस्टम का हम लोग पहले भी अध्ययन किए थे। ठीक है जी, तो इकोसिस्टम में कहना चाहिए यदि एबायोटिक घटक और बायोटिक घटक के अंतर्गत जो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। एबायोटिक के अंतर्गत इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। यदि कहना चाहिए ये सब ठीक रहेंगे तो इकोसिस्टम संतुलित रहेगा। इकोसिस्टम असंतुलित हुआ मतलब एबायोटिक या फिर बायोटिक के किसी भी घटक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा या फिर उनके भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में कहीं पर भी परिवर्तन होता है तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। और इकोसिस्टम जब परिवर्तित होगा तो ये जो कहने चाहिए पर्यावरण, ये भी क्या हो जाएगा?
असंतुलित हो जाएगा, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। उसके बाद है वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। ये देखा जाता है जो पहले कभी वन भूमि थे, आजकल वो किस में बदल गए हैं, कृषि भूमि में बदल गए। क्योंकि भारत में बड़ी तेजी से, भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें भारत अग्रणी देश है। वर्तमान समय में भारत की जो जनसंख्या है 135 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और पूरे ऑल वर्ल्ड का लगभग 18 से 19% जनसंख्या भारत में है और पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी देश है। प्रथम स्थान पर चाइना है और सेकंड स्थान पर भारत है। तो भारत में कहना चाहिए जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो लोगों को कृषि करने के लिए भूमि चाहिए। ठीक है, तो कहने की जो पहले जो वन भूमि है इनके किसमें परिवर्तन किया जा रहा है, कृषि भूमि में, ताकि कहना चाहिए लोग कृषि भूमि में उसको परिवर्तित करके अपना आजीविका चला सके। लेकिन ये उचित नहीं है, मतलब किसी भी देश में वन भूमि 33% के आसपास होना ही चाहिए। कृषि भूमि में यदि परिवर्तित होते हैं तो यहाँ पर वन या फिर फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे, तो वहां पर जो O2 CO2 है इनकी जो कहना चाहिए स्थिति होती है ये क्या हो सकती है, चेंजेज हो सकती है। तो वर्तमान समय में वन भूमि को कृषि भूमि में नहीं बदलना चाहिए, वन भूमि को वन भूमि ही रहने दिया जाना चाहिए। क्लियर। आगे अतिचारण। कई बार क्या होता है, अतिचारण की स्थिति में भी कहना चाहिए भूमि अपर्दन होती है, मतलब आगे चलकर क्या हो जाएगा, वो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। क्लियर। अतिचारण ओवर ग्रेजिंग, मतलब कोई भी आप लोग मैदानी इलाका देखिए, मान लो कहाँ पर, वहां पर पालतू जानवरों की संख्या मान लो अधिक है या फिर एनिमल की संख्या अधिक है, तो वहां पर मान लो कहना चाहिए अतिचारण होगा, तो वहां पर जो छोटे छोटे कहना चाहिए वन रहते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इकोसिस्टम को बनाए रखने में, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में केवल बड़े वृक्षों का ही योगदान नहीं है, जो छोटे वृक्ष हैं उनका भी योगदान होता है। ठीक है, तो अतिचारण से कहना चाहिए जो छोटे वृक्ष होते हैं वो प्रभावित होते हैं और उसके बाद मृदा अपरदन होती है और उसके बाद फिर डिफॉरेस्टेशन या फिर इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगा और आगे चलकर पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद वन संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न समस्याएं, ये भी कॉमन सेंस है। यदि कहना चाहिए जो वन संसाधन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, उनका अति दोहन किया जाता है। वास्तव में जो वन संसाधन होते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेस होते हैं, उनके ऊपर हमारा आजीविका भी निर्भर है। विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटी है, विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है, फूड मटेरियल है, ये हम वनों पर ही कहना चाहिए, पौधे पर ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है जी। जो भी फूड मटेरियल है, जो भी हार्टिकल्चर है, एक प्रकार से फॉरेस्ट रिसर्चर्स के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि ये भी छोटे छोटे पौधे हैं और जो बड़े पौधे होते हैं उनसे भी हमको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। ठीक है, तो यदि कहना चाहिए किसी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, चाहे लकड़ी प्रदान करने के लिए, चाहे इमरती लकड़ी के लिए, चाहे फूड मटेरियल के लिए, यदि हम लोग उसका अति दोहन करते हैं, तो अति दोहन करते हैं, यही इसका एक उदाहरण है कि ये घटते घटते 33% से 20% में आ गए। मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेस का बहुत अधिक दोहन किया जा रहा है और बहुत अधिक दोहन छोटे व्यक्तियों द्वारा या फिर किसानों द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं जो अपने लाभ के लिए कहना चाहिए वनों का क्या कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। जो वनों के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, जो वनवासी होते हैं, ये वास्तव में उनका डिफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं, ये लोग फॉरेस्ट को बचाने का कार्य करते हैं, वहीं रहते हैं। उन्हीं के कारण कहना चाहिए आज फॉरेस्ट बचा हुआ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं या तो इंडस्ट्री बनाने के लिए या फिर अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए डिफॉरेस्टेशन करते रहते हैं। तो अति मान लो कहना कि उसका दोहन होता है, ज्यादा मात्रा में उपयोग होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इन सबको विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप लोग को मैं यहाँ पर शुरू में भी बताया था, वो वही है। ठीक है, यहाँ पर पुनः एक बार देखते हैं। भूमि आच्छादन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा।
ह्यूमस की कमी हो जाएगी, तेज बहाव होने लगेंगे, मृदा अपरदन अधिक हो जाएंगे, बाढ़ आ सकते हैं, वर्षा की कमी हो सकते हैं, सूखा हो सकते हैं, इकोसिस्टम अनियंत्रित हो सकते हैं। ठीक है, मतलब डिफॉरेस्टेशन यहीं पर भी उसको ही बताया था। और यदि कहना चाहिए इसका अधिक अति दोहन कर रहे हैं तब ये उत्पन्न होगा, उसके बाद ये सब होगा। आए दिन हम लोग देखते हैं टेम्परेचर अधिक पड़ना, कहीं पर वर्षा अधिक होना, कहीं पर सूखा पड़ना, कहीं पर आंधी तूफान आना, कहीं पर भूस्खलन, तो कहीं पर भूकंप। ये सब कहना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का अति दोहन का ही परिणाम है। और विभिन्न प्रकार के जो डिसीज आ रहे हैं ये पर्यावरण असंतुलित होते हैं तभी विभिन्न प्रकार के डिसीज आते हैं। क्लियर? उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब जो वन संसाधन है उनका क्या करना है, हमको संरक्षण करना है। ये भी कॉमन सेंस है। ठीक है, केवल मैं पॉइंट को बता रहा हूँ। वृक्षारोपण मतलब प्लांटेशन, प्रत्येक लोगों का यही कहना है, गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि प्लांटेशन, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस दिन अधिकांश लोग पौधे भी लगाते हैं। ठीक है, तो केवल कहने मात्र से नहीं होगा कि वास्तव में वृक्षारोपण करना ही पड़ेगा। जो वृक्षारोपण है वन संसाधन है, इसको नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। मतलब संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीनीकरण और एक होता है अनवीनीकरण। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो नवीनीकरण वे संसाधन होते हैं जिसका हम लोग पुनः नवीन बना सकते हैं। अनवीनीकरण मतलब जो एक बार उपयोग में हो गया, तो एक बार हम लोग यूज कर लिए तो दूसरा बार उसको हम लोग नवीन नहीं कर सकते। जैसे कि विशेष रूप से कहना चाहिए जो कोल होती है, कोयला होती है, पेट्रोल डीजल होती है, एक बार उपयोग हो गया तो उसका नवीनीकरण संभव नहीं है। तो ये सब अनवीनीकरण है। लेकिन वन को क्या माना जाता है, नवीनीकरण। लेकिन नवीनीकरण करेगा कौन? नवीनीकरण संसाधन तो है लेकिन नवीनीकरण करेगा कौन? इसी कारण इसको कहा जाता है वन संसाधन को नवीनीकरण समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। नवीनीकरण तो है लेकिन समाप्त होने वाले संसाधन है, क्योंकि कोई नहीं ये चाह रहा है, क्योंकि हमारे पास अब भूमि ही नहीं है। यदि हम पौधा तो लगाना चाहते हैं लेकिन कहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ पर हम देखते हैं वहां पर मानव की जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ी है कि वो अब हर जगह अपने लिए आवास बना रहे हैं। आप दिल्ली जाइए, नोएडा जाइए, मुंबई जाइए, बड़े सिटी जाइए, बिलासपुर, रायपुर जाइए, हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग। वनों का नामो निशान नहीं दिखता है, दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो वास्तव में कहना चाहिए प्लांटेशन की आवश्यकता है, तभी कहना चाहिए डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, रुकेगा। और प्लांटेशन होगा मतलब जो 21% है उनको 33% करना ही पड़ेगा। 33% होगा तो प्राकृतिक आपदाएं कम होंगी और जो पर्यावरण जो असंतुलित है वो पुनः क्या हो सकता है, संतुलित हो सकता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग आप लोग को मैं पढ़ाया था विस्तृत रूप में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पृथ्वी है तेजी से कहना चाहिए टेम्परेचर बढ़ रही है और जो ध्रुव क्षेत्र में जो बर्फ की चट्टान है वो सब पिघलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और वहां से जल पिघल कर समुद्र में आएंगे और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और समुद्र के आसपास में जितने भी जो देश है वो जो टापू है वो क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। 2050 के आसपास इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। तो यदि प्लांटेशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अम्लीय वर्षा भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक समस्याएं हैं वो क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। उसके बाद है वनों की कटाई पर रोक। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वनों की जो कटाई है उस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है वनों को आग से बचाना। अभी बता रहा था वनों में आग कहना चाहिए या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर कृत्रिम हो सकते हैं।
ठीक है, कोई भी माध्यम से आग लगते हैं तो वन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वनों को कहना चाहिए आग लगने से क्या करना होगा, बचाना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद है वानिकी का विकास, ये भी सब एक दूसरे से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। उसके बाद है वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक या फिर जागृत करना, ठीक है। ये देखा जाता है कि आजकल लोगों को जागरूक करना पड़ता है हर कार्य के लिए, ठीक है जी। सभी को पता है कि वनों का कटाव हो रहा है तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक समस्याएं आ रहे हैं, फिर भी कहने की लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि प्लांटेशन से ये फायदे होंगे, ठीक है। लोगों को विशेष रूप से करते क्या है, पौधे लगाते हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं करते हैं। यदि कहना चाहिए आप 100 पौधे लगाए, यदि उसमें से एक पौधे भी जीवित नहीं रहा तो आपके पौधे लगाने का कोई विशेष लाभ नहीं मिला, 0% लाभ, ठीक है। यदि आप 100 पौधे लगाए उसमें से 10 पौधे जीवित है तो 10% लाभ हुआ। 50 पौधे जीवित है, ठीक है, और अच्छे से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो 50% सक्सेस हुआ। तो आजकल ये देखा जाता है कि पौधे लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उसके बाद उस पौधे को कभी भी देखने नहीं जाते हैं। अगले साल वहां पर जाएंगे तो वह पौधा क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ऐसी प्लांटेशन का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है जी। मतलब पौधे लगाइए और उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है, घेराबंदी आवश्यक है, वाटर आवश्यक है, देखभाल करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए या फिर नेचुरल रिसोर्सेस या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेस को बचाने के लिए प्रकृति में बहुत उदाहरण है, बहुत लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो 12वीं का सिलेबस है उसमें 2 उदाहरण दिया गया है, एक दिया गया है अहमद खान का और एक दिया गया है अमृता देवी बिश्नोई का, ठीक है। ये जो अहमद खान है, ठीक है, इनका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक केसेस बता रहा हूँ सिलेबस के आधार पर। अहमद खान बेंगलोर में रहने वाले एक इंजीनियरिंग का छात्र है, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि जो रोड बनते हैं वो 2-3 सालों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो रोड बनते हैं इसको टिकाऊ कैसे बनाया जाए, इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी जाए, ठीक है। तो इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का लाने का प्रयास किया और बेंगलोर सिटी कारपोरेशन उनके साथ मिलकर इन्होंने बिटुमेंस और पॉलीब्लेंड 2 रासायनिक पदार्थ है, एक है बिटुमेंस और एक है पॉलीब्लेंड, दोनों रासायनिक पदार्थ है। दोनों का इन्होंने मिश्रण बना लिया, पॉलीब्लेंड और बिटुमेंस दोनों का मिश्रण बना लिया और रोड बनाते समय इस मिश्रण को उसमें प्रविष्ट करा दिए, ठीक है। जो भी रोड बन रहे थे उसमें इनके मिश्रण का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो कहना थी, जो बिटुमेंस थे इनका जल विकर्षण गुण 3% बढ़ गया। जो बिटुमेंस होते हैं इसमें जल के लिए विकर्षण गुण पाया जाता है। यदि दोनों को मिलाकर रोड बनाते समय इसमें इसका प्रयोग किया गया, इनके मिश्रण को, तो जो बिटुमेंस थे इनका जल विकर्षण गुण 3% या 3 गुना बढ़ गया। तो रोड की कहना चाहिए जो सड़क की उम्र थी वो भी क्या हो गई, 3 गुना बढ़ गई। मतलब जो सड़क, जो रोड 5 साल तक टिकते थे उनकी उम्र 15 साल हो गई और बहुत ही कम खर्चे में। ये जो पॉलीब्लेंड होते हैं ये प्लास्टिक से बनते हैं। जो कहना चाहिए जगह जगह जो कचरे के रूप में प्लास्टिक को जो फेंक देते हैं उसी प्लास्टिक से इन्होंने पॉलीब्लेंड बनाया। तो बेंगलोर सिटी में जहां पर देखिए कचरे के रूप में प्लास्टिक मिल जाएगा, तो जो प्लास्टिक को कलेक्ट करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको पहले जब प्लास्टिक को बेचते थे तो 40 पैसा 50 पैसा प्रति किलो मिलता था।
लेकिन अहमद खान ने एक नए तकनीकी का आविष्कार किया, जिससे कहना चाहिए ये स्वयं, क्योंकि उसी प्लास्टिक से ये पॉलीब्लेंड बनाते हैं। तो जो रेट मजदूरों को 50 पैसा मिलता था प्रति किलो, तो ये कहना चाहिए 5 से 6 रुपये प्रति किलो लेना प्रारंभ किए हैं। तो जो दिहाड़ी मजदूर थे उनकी भी आय में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि जो 50 पैसा मिलता था उनके जगह 5 या 6 रुपये मिलने लग गया। और सबसे बड़ी बात यह थे कि जो प्लास्टिक का कहना चाहिए जो प्रदूषण है, ठीक है, इनके ऊपर भी ये कहना चाहिए सफल प्रयोग होने लग गया, क्योंकि कहना चाहिए भारत सरकार हो चाहे कोई भी देश हो, कोई भी राज्य सरकार हो, जो प्लास्टिक है उनसे बहुत परेशान है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। मतलब इनका विघटन नहीं होता है, जैसे कि डीडीटी होता है, बीएसटी होता है, प्लास्टिक होता है, कांच होता है, एल्यूमिनियम होता है, कीटनाशक होते हैं, ये सब कहना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। मतलब इनका विघटन नहीं होता है, ये हानिकारक पदार्थ बने ही रहते हैं, ठीक है। तो इनका कहना चाहिए इनके माध्यम से इन्होंने विघटन करने का प्रयास किया, क्योंकि प्लास्टिक से पॉलीब्लेंड बना दिया, और पॉलीब्लेंड का उपयोग किसमें किया जाने लगा, रोड बनाते समय इनका प्रयोग किए जाने लग गया। तो इस प्रकार से कहना चाहिए अहमद खान ने पर्यावरण को बचाने के लिए, मतलब प्लास्टिक कचरा जिनसे 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सॉइल पॉल्यूशन, उनको कहना चाहिए दूर करने के लिए एक नए तकनीकी का आविष्कार करने का प्रयास किया। क्लियर। उसके बाद दूसरा उदाहरण है 12वीं के सिलेबस में अमृता देवी बिश्नोई का, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। ये कहानी लगभग 1731 के आसपास, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। अमृता देवी बिश्नोई, ये केस है राजस्थान का जोधपुर से। राजस्थान के जोधपुर में कोई जोधपुर नरेश रहते थे 1731 के आसपास, ठीक है। ये जो जोधपुर नरेश थे, इन्होंने अपने मंत्री को ऑर्डर दिए, आदेश दिए कि हमको एक नए महल का निर्माण करना है, उसके लिए हमको लकड़ी की आवश्यकता है, इमारती लकड़ी की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि उस समय सीमेंट वगैरह नहीं थे, या फिर ये कहना चाहिए लकड़ी से ही कहना चाहिए, वन संसाधन से ही कहना चाहिए नए महल तैयार करना चाहते थे। तो इन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिए कि जाओ जंगल जाओ, वन जाओ, वहां से लकड़ी लाओ, इमारती लकड़ी लाओ और एक नए महल तैयार करो। तो इनके जो मंत्री थे अपने सहयोगियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ एक जंगल में गए, ठीक है। उसी जंगल के आसपास कोई एक गांव था, वहां पर बिश्नोई परिवार रहते थे। उस बिश्नोई परिवार में एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने कहना चाहिए अपना साहस का परिचय दिया, और उनके जो मंत्री थे जो वन को काटने निकले थे उनको रोकने का प्रयास किया, ठीक है। और इन्होंने कहना चाहिए जिस पौधे को, जिस वृक्ष को काटते थे उस वृक्ष से ये चिपक जाते थे, और ये बोले कि इस वृक्ष को काटने से पहले मुझे काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनके जो मंत्री थे वो बहुत ही निर्दयी मंत्री थे। उन्होंने वृक्ष के साथ साथ जो अमृता देवी बिश्नोई थे उसको भी कहना चाहिए काट दिए, ठीक है, और वनों को समाप्त करने लग गए। उसके बाद कहना चाहिए ये जो अमृता देवी बिश्नोई है, ये तो ये कहना चाहिए अदम्य साहस का परिचय तो दिया, ठीक है, लेकिन इसको भी कहना चाहिए काट दिए। इनके बाद इनके जो 3 पुत्री थे वो भी कहना चाहिए जो उनके माँ ने जो कार्य किए थे वही कार्य किए, मतलब वृक्षों को बचाने के लिए उनसे लिपट जाते थे। उसके बाद बिश्नोई परिवार के जो सैकड़ों लोग थे वो भी कहना चाहिए यही कार्य किए, और बहुत लोग कहना चाहिए अपने जान भी गंवा बैठे। बाद में कहना चाहिए भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शुरू किया। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देना प्रारंभ किया।
तो इस प्रकार से कहना चाहिए प्रकृति में भी केसेस मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वन संसाधन को काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको बचाने के लिए अपने जीवन भी अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से कहना चाहिए हजारों केस मिल जाएंगे। एक केस तो आप लोग और सुने होंगे सुंदरलाल बहुगुणा का, हालांकि वो सिलेबस में शायद नहीं है लेकिन इसको भी दिया रहता है। एक कहने चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन चलाए थे 1973-74 में। यह केस है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के अंतर्गत एक गढ़वाल संभाग है। गढ़वाल संभाग के अंतर्गत चमोली और गोपेश्वर ये कुछ क्षेत्र है वहां का। तो कहना चाहिए जो गढ़वाल क्षेत्र के जो चमोली क्षेत्र है वहां पर भी कुछ ठेकेदार वृक्षों को काटने के लिए जाते थे। तो आगे आए सुंदरलाल बहुगुणा और ये भी कहना चाहिए वही काम किए जो काम अमृता देवी बिश्नोई ने किए थे। हालांकि जो अमृता देवी बिश्नोई ने जो कार्य किए थे वो ज्यादा चर्चित में नहीं आया, क्योंकि ये 1731 के आसपास का समय है। उस समय